तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नफीसा को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नफीसा उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। नफीसा ने बिना कुछ कहे अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वह दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। नफीसा उसकी बात सुनकर चुप रही, मगर मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान ने नफीसा की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। नफीसा उससे बातें करने में इतनी मसरूफ थी कि उसे अब्बा की आवाज सुनाई ही नहीं दी। मरियम, मरियम बेटी, इधर आओ। अब्बा की आवाज आई। नफीसा घबराकर उठी और अंदर चली गई। अब्बा कहने लगे, बेटा, इतनी देर से देख रहा हूं, बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी। नफीसा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सहन में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब्बा, किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। अब्बा बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। नफीसा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि उन्हें कोई वहम हुआ है। जब अब्बा सो गए तो वह फिर सहन में आई, मगर वहां कोई नहीं था। उसे दुख हुआ कि वह बिना बताए चला गया। सुबह जब नफीसा नाश्ता बना रही थी, तभी अब्बा की चिल्लाने की आवाज आई, मरियम, इधर आओ बेटी, ये देखो, आज फिर वैसे ही निशान है। नफीसा बाहर आई तो देखा कि वहीं अजीबोगरीब निशान सहन में फैले हुए थे। अब्बा घबराते हुए बोले, मरियम, तुमने कहा था कि हवेली में नाग दिखा था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वह जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब्बा की आंखों में डर था, मगर नफीसा के चेहरे पर बस खामोशी थी। नफीसा और उसके अब्बा के दरमियान अजीबोगरीब बातें होने लगी थीं। अब्बा का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वह अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। यह सुनकर नफीसा परेशान हो गई और कहने लगी, अब्बा, वो सांप तो हवेली के मुलाजिमों ने मार दिया था। लेकिन अब्बा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी दिन नफीसा ने अब्बा से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं। मुझे नगीनाबाजी के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जा रही हूँ। उसने सुहेल का खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और सुनसान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जबकि चारों ओर हब्स फैली हुई थी। नफीसा ने पलटकर देखा तो हैरान रह गई। वह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा नफीसा को बेचैन कर देती थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिला दिया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में ना रहूं। नफीसा ने घबराकर कहा, खुदा ना करे तुम हमेशा यहीं रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ गई। जैसे ही हवेली पहुंची, मालकिन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। वह सिर पकड़कर बैठी थी और सकीना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स उठा लाओ। सकीना ने नफीसा को गुस्से से देखा और जब नफीसा बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अब भी सुकून नहीं? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। नफीसा ने तमतमाते हुए कहा, शर्म कैसी, मैं घर चलाने वाली हूं, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। सकीना फिर ताने देते हुए बोली, यहां तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की पड़ी हुई है, पूरा खानदान खतरे में है। मालकिन बार बार कहती रहती है कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ नहीं खाया। नफीसा यह सुनकर और भी परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि हवेली के लोग खाने तक से दूर हो गए थे। जब वह घर पहुंची तो देखा कि चाचा फजलदीन अब्बा के पास बैठे थे। वे हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर अब्बा से मिलने आ जाते थे। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे।
नफीसा ने सुना कि चाचा फजल दीन कह रहे थे कल बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। वो 7वें गांव में रहता है, 90 साल का हो गया है। वो जहां जाता है वहीं बता देता है कि नाग कहाँ छिपा है। नफीसा ये सब सुन रही थी और भीतर ही भीतर डर भी रही थी। अब्बा कहने लगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वह फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। वे दोनों कोई गहरी बात कर रहे थे, लेकिन नफीसा को उसमें शामिल नहीं किया। दूसरे दिन खबर फैली कि सपेरा गांव में आ चुका है। पूरा गांव उस नाग को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह घायल होकर कहीं गायब हो गया था। न तो हवेली में था और न ही गांव में उसका कोई सुराग मिल रहा था। इसी वजह से जमींदार ने सपेरे को बुलवाया था। आधी रात को जब नफीसा बिस्तर पर लेटी थी तो उसे सहन में सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें फौरन खुल गईं। वह घबराकर बाहर आई और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह नौजवान कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर नाफिसा हैरान रह गई। तुम अंदर कैसे आए? उसने पूछा। वह लड़का घबराई हुई आवाज में बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूं। अगर ऐसा ना करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। नाफिसा उसे देखती रही। वह बार बार उसे मिलने क्यों आता था? उसका दिल हर बार उसकी मौजूदगी से बेचैन हो जाता था। उसने उस लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। यह सुनकर नाफिसा चौंक गई। रूपा कौन थी? ने उसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी जैसी हैं। तुम्हें देखकर बस उसी की याद आती है। नाफिसा के दिल में मायूसी उतर आई। इसका मतलब वह पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता था। वह सोचने लगी, मैं तो बस एक गरीब दर्जिन हूं और यह इतना खूबसूरत नौजवान, इसे तो किसी शहजादी के साथ होना चाहिए। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो कहां चली गई वह रूपा? लड़के की सांस गहरी हो गई। काश वह जिंदा होती, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि नाफिसा को महसूस हुआ कि वह रूपा सच में बहुत खुशनसीब थी, जिससे यह नौजवान इतनी मोहब्बत करता था। लड़के की आंखों में गुस्से की चमक थी। मेरी रूपा को मुझसे छीना गया था, उसने कड़वे लहजे में कहा। इस बात का सदमा मेरी रूह को खा गया है। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बेताब हूं। नाफिसा हैरान थी। किसने मारा था तुम्हारी रूपा को? लड़के ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर बिना कुछ कहे उठकर चला गया। मैं फिर आऊंगा, कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन फजल दीन चाचा नाफिसा के अब्बा के पास आया। वह कहने लगा, चल आज सपेरा पूरे गांव में नाग को तलाश करेगा। तुझे भी यह तमाशा देखना चाहिए। अब्बा पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन फजल दीन ने उनके कान में कुछ कहा और वह फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद फजल दीन और अब्बा बाहर गए, लेकिन जब लौटे तो अब्बा बेचैन थे। वह बड़बड़ा रहे थे। पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वह जख्मी नाग कहीं नहीं मिला। नाफिसा समझ नहीं पाई कि अब्बा इतने परेशान क्यों थे, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिया। हवेली का मालिक अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। साथ में एक बूढ़ा सपेरा भी था। हवेली का मालिक गुस्से से गरजा, नूरुद्दीन, तूने उस नाग को इस घर में छुपा कर रखा है। फजल दीन ने सब बता दिया है। अब्बा का सर झुका हुआ था। मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। मालिक हंस पड़ा। अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं मुर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूं। तभी सपेरे की बीन गूंज उठी। अचानक दीवार के पास एक लंबा मोटा नाग दिखाई दिया। वह झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह नहीं मिला। नाफिसा कांप रही थी। उसने अब्बा से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हवेली का मालिक आपको इस तरह क्यों कह रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं उसके बहुत से राज जानता हूं। नाफिसा हक्का बक्का रह गई। तो क्या आप एक सपेरे थे? अब्बा ने सर झुका लिया। यह 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और उस चौधरी की बहुत चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने यह काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह पर था जहां पर रेत जमीन में दर्जनों सांप और नाग रेंगते नजर आते थे। उसी वक्त हवेली भी नई नई तामीर हुई थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी आबाद हो गया। वे दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वहां कौन सी तपस्या कर रहे थे।
लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वे उस नाग जोड़े को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर किसी इंसान के जहन में था। मैं हर वक्त अपने अब्बा के साथ रहता था। मुझे आज भी वह दिन याद है